हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सीएस स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 बच्चों उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन है। मैं आपको सारे 1 बाय 1 समझाऊंगा और मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं ताकि आप अपनी नोटबुक में लिख लें, अपने नोट्स तैयार करें, एग्जाम में आप लिख कर आए, क्योंकि एग्जाम में लिखने वालों को नंबर मिलते हैं, याद करने वालों को नंबर नहीं मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोइंग पेयर ऑफ टर्म बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन द पेरेंथेसिस। ब्रैकेट के अंदर जो आपको क्लू दिया हुआ है उसके बेस पर इनको डिफरेंशिएट करना है। पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर क्या डिफरेंस है, और क्या आपको क्लू लेना है परमेबिलिटी, यानी कि परमेबिलिटी के बेस पर बताना है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सुनिए ध्यान से भाई, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना सिलेक्टिव परमिएबल है भाई, ठीक है ना, सिलेक्टिवली ही है, किसी को आने देगी और किसी को नहीं आने देगी अंदर, ठीक है ना। परमिएबल का मीनिंग समझते हो क्या होता है? अगर किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर से सब्सटेंस इधर से उधर जा सके आ सके, इसको बोलते हैं परमिटिव या परमिएबल, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या होती है, सिलेक्टिबल है। ऐसे नहीं कि सबको आने देगी और सबको जाने दे, नहीं, कुछ वो आने देती है, कुछ को आने नहीं देती है, जिसकी जरूरत नहीं उसको बाहर रखती है। दूसरा है सेल वॉल, ये क्या है, फ्रीली परमिएबल है, ये सबको आने देती है और सबको जाने देती है, जो जाना चाहता है जाए और जो आना चाहता है आए। इसका नेचर बढ़िया है ना, ऐसा होना चाहिए इंसान को, जो आना चाहता है, जो जाना चाहता है जाए। नेक्स्ट देखिए भाई, रफ ईआर और स्मूथ ईआर किसके बेस पर बताना है? स्ट्रक्चर के बेस पर बताना है। तो रफ ईआर जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको नाम से के लिए क्या होता है, रफ होता है। इसके ऊपर क्या होते हैं बेटे, राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या करते हैं, रफ शेप, थोड़ी शेप देते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जो स्मूथ ईआर होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये स्मूथ दिखता है। और ये किसको बनाता है? लिपिड को, फैट, उसको सिंथेसाइज करता है। तीसरा है बच्चों क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, किसके ऊपर बताना है? पिगमेंट के ऊपर बताना है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ग्रीन कलर के। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन को छोड़कर बाकी जो कलर बच गए, व्हाइट नहीं होना चाहिए, कलरलेस नहीं होना चाहिए, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सारे पिगमेंट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं ये, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप पेपर में ऐसे लिख कर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इधर ध्यान दो भाई। कहते हैं टू सिमिलर एनिमल सेल आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सोल्यूशन। दो आपके पास सिमिलर एनिमल सेल है, दोनों क्या किया, अलग अलग सोल्यूशन के अंदर रखा गया। सेल एक्स इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, प्योर वाटर के अंदर रखा गया। वाई को कहां पर रखा गया? कंसंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन के अंदर, जिसमें नमक घोला हुआ है। सेल आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद देखा गया, क्या देखा गया? सेल एक्स स्वेल, सेल एक्स क्या हो गया? मोटा हो गया, स्वेलिंग आ गई। और सेल वाई जो है उसके अंदर क्या हो गया? श्रिंक हो गया, यानी उसका साइज घट गया, उसके अंदर से कुछ निकल कर चला गया। और स्वेलिंग जिसको इसके अंदर कुछ आ गया, तभी तो स्वेलिंग होएगी। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। इनमें से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है ऊपर वाली चीज? देखो, साल्ट मॉलिक्यूल मूव इनटू सेल वाई, साल्ट मॉलिक्यूल नहीं, ये तो गलत है। कॉजिंग इट श्रिंक, ये गलत है, ठीक है। वाटर मूव इनटू सेल एक्स, यहां तक तो ठीक है कि सेल के अंदर वाटर जा सकता है एक्स के अंदर, क्योंकि पानी बाहर ज्यादा था। मोर वाटर मूव आउट ऑफ द सेल वाई देन द साल्ट सॉल्यूशन एंटर इन इट, ठीक है। दूसरा है भाई वाटर मूव इन इनटू सेल एक्स, सेल एक्स के अंदर क्या हुआ? वाटर चला गया। और इसके बाद पूछा गया मूव आउट ऑफ द सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मेरे हिसाब से तो क्या आएगा? थर्ड आएगा। क्या आएगा? थर्ड। क्या होगा? एक्स के अंदर तो वाटर एंटर करेगा, ठीक है, और वाई में से वाटर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाले कंसेंट्रेशन क्या है? साल्ट की ज्यादा है, तो उसको सोलवेंट और चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर वो खींच लेगा, ठीक है बेटे। तो आपका आंसर क्या आएगा? एक्स के अंदर वाटर जाएगा और वाई में से वाटर बाहर निकल कर आएगा। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये दो सोल्यूशन थे, ये याद करना इनको, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड पार्ट। देखिए भाई नेक्स्ट, लुक एट द डायग्राम ऑफ ए सेल इन फिगर 2.20, ये आपकी फिगर दी है बुक के अंदर, और ये जो आपका ई पॉइंट है ना वो यहां तक है ई,
ये इसके अंदर ये नहीं है आगे, ठीक है, यहां तक है, सिर्फ एरो जो है बाहर तक है, ये क्लियर। उसके बाद आपको दिया गया आइडेंटिफाई द पेरेंट पार्ट लेबल ए टू जी, ए से जी तक आपको पार्ट के नाम बताने हैं, और उसके बाद खत्म नहीं करना नाम बताकर, करेक्टली मैच देम विद देयर फंक्शन, और इनके साथ फंक्शन मैच कराने में किसके साथ उसका फंक्शन मैच होता है, ठीक है। तो आइए समझाता हूं, देखो हम यहीं से शुरू करते हैं, कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटी ऑफ ए सेल, नहीं, सारी के सारे जो एक्टिविटी है सेल कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कौन करता है, और न्यूक्लियस कौन है यहां पर, बी, न्यूक्लियस कौन है यहां पर, बी, तो आपका आंसर आएगा बच्चों न्यूक्लियस, और ये कौन है, बी है, मैच भी हो गया और उसका फंक्शन भी बता दिया, यानी कि बी का नाम भी बता दिया, बी कौन है, न्यूक्लियस है। दूसरा भाई साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, ये जो ऑरेंज पैच दिया आपको ए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए, बात समझ में आई, माइटोकॉन्ड्रिया और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ए। स्टोरेज ऑर्गेनेली डेट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, एक इसके अंदर स्टोरेज है भाई जो स्टोरेज करती है सारे को, और सेल को क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है, तो कौन होता है बच्चों, वैक्यूल्स, क्या होता है, वैक्यूल्स, और इसका क्या है, जी, तो इसका मीनिंग इसका क्या आएगा, वैक्यूल और जी, ठीक है बच्चों, वैक्यूल्स और जी, सेंटर में जो होता है बड़ा होता है साइज में। उसके बाद सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन, तो क्या आएगा, ई, क्या आएगा, ई, इसका आंसर आएगा ई, ठीक है, किसका, फोर्थ का, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। उसके बाद है भाई प्रोवाइड स्ट्रक्चर रिजिडिटी टू द सेल, हाँ, सेल को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है, सेल वॉल, और सेल वॉल कौन है आपका, सॉरी ये मैंने उल्टा एफ, एफ बना लो इसको, ई तो सेल वॉल होएगा, ये क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में कौन दिखा रहा है, एफ दिखा रहा है, ठीक है, ई किसको दिखा रहा है, सेल वॉल को दिखा रहा है, तो इसका आंसर आएगा ई, ठीक है, और ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है बच्चों, ये ई और एफ में आपको कंफ्यूज हो सकता है, ई बाहर है, एफ थोड़ा अंदर है। उसके बाद है भाई पैक एंड स्टोर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द ई आर, ई आर से जो स्टोर किया गया, ठीक है, वो क्या होता है, गोल्जी अपरेटस, क्या होता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, वो कौन है, सी, ये क्या है, सी, इसका आंसर आएगा बच्चों सी, हाँ, गुगली नहीं होता, गोल्जी होता है, गुगली, ठीक है, गोल्जी, गुगली नहीं, गोल्जी। उसके बाद है भाई हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, फूड कौन बनाता है, प्लांट के अंदर, याद करो, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट कौन है, ये ग्रीन कलर का पैच जो आपको दिया, डी, ठीक है बच्चों, तो डी क्या आएगा, इसका लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा, क्या बनेगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों, ये किसका फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का, मैंने सबके फंक्शन बता दिए और सबके साथ आपको नाम बता दिए सबके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, Which of the following option of the pair of cell organelles are correct placed under the given categorized? इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल ठीक है, देखो पहला है प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा है एब्सेंट इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर क्या होना चाहिए, वो एब्सेंट होना चाहिए। तो पहले वो देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अब आपको पता है ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, यानी कि तो अपना पहला ही पेयर आ गया, ये प्लांट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है और ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइबोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, आया समझ में, क्लियर। तो आपको वो बताना है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एब्सेंट होता है, क्लियर।
तो अपना पहला ही ऑप्शन आ गया, ल्यूकोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है और सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखिए भाई, कहता है टू स्टूडेंट रेनू एंड रोहित, दो बच्चे हैं भाई, रेनू और रोहित हैं, वर हैविंग ए डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड के ऊपर डिस्कशन किया उन्होंने। रेनू एम्फेसिस, ठीक है ना, दैट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इवन रूट कंटेन प्लास्टिड। रेनू कहती है कि जो प्लांट का हर एक पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, चाहे रूट भी हो। बट हाउएवर रोहित डिड नॉट एग्री, रोहित इस बात से एग्री नहीं करता है विद द स्टेटमेंट टोल्ड हर दैट प्लास्टिड आर एब्सेंट इन द प्लांट रूट सिंस। रोहित कहता है कि जो प्लांट की रूट होती है उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, उनको क्या जरूरत है, वो तो जमीन के अंदर है, उनको क्या करना है, प्लास्टिड बना के, वो कह रहा है। तो दोनों में से आपको बताना है कौन ठीक है, तो आप कहेंगे रेनू ठीक है। क्यों है रेनू ठीक? क्यों ठीक है रेनू? क्योंकि रूट के अंदर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो क्या करती है, फॉर फूड स्टोरेज के लिए। किसके लिए? फूड स्टोरेज के लिए। क्लियर? इसका आंसर छोटा सा है और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, इधर ध्यान दो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है भाई। डिस्कस हाउ दीज टू ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दो तीन तो सिमिलरिटी बतानी है, दो तीन उनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखो पहला सिमिलरिटी बताएंगे स्ट्रक्चर की। बोथ हैव डबल मेम्ब्रेन, दोनों के पास क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। बोथ हैव डीएनए, दोनों के पास डीएनए होता है। बोथ प्रोड्यूस एटीपी एज फॉर्म ए सेलुलर एनर्जी, दोनों एनर्जी फॉर्म करते हैं, ये इसका फंक्शन हो गया। क्लियर? उसके बाद अभी डिफरेंस क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका काम तो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का है। बट क्लोरोप्लास्ट का परफॉर्म क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है, ये इसके अंदर डिफरेंस आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यूज केमिकल एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया केमिकल एनर्जी यूज करता है बच्चों। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट एनर्जी यूज करता है, जो लाइट आती है सन से। माइटोकॉन्ड्रिया कंज्यूम O2, माइटोकॉन्ड्रिया O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें उल्टा होता है, वो CO2 को ऑब्जर्व करता है और O2 रिलीज करता है। तो आप ये ऐसे पेपर में डिफरेंस लिख कर आ जाएंगे, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है बच्चों, डिफरेंस सेम सिमिलरिटी भी लिखेंगे और डिफरेंस भी लिखेंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट देखिए भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। कहते हैं इनमें से कौन सा पेयर है जो डीएनए कंटेन करता है। अभी तो पढ़ा है, एक सेकंड भी नहीं हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। अभी पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कंटेन करता है और न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता ही होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। क्लियर? बात समझ में आई? क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है पर राइबोसोम्स के अंदर नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम्स के अंदर, गोल्गी बॉडी के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर और फिर राइबोसोम के अंदर नहीं होता है, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का पेयर किसका बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का और न्यूक्लियस का। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ए रिसर्चर carried out an experiment in which she took 2 carrot of similar size. She placed 1 carrot in a plain water. कहां पे रखा, प्लेन वाटर के अंदर, एक्सपेरिमेंट नंबर ए। एंड अदर कैरेट इज कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट नंबर बी। ठीक है, एक को तो प्लेन वाटर में रखा गया और एक को कहां पे रखा गया, साल्टेड वाटर के अंदर रखा गया। ठीक है, 24 घंटे बाद ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी गई। क्या क्या कहता है, क्या वो, देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। वो क्या चेक करना चाहती है, वो चेक करना चाहती है बच्चों ओस्मोसिस। कौन सा कंसेप्ट, ओस्मोसिस को वो सीखना चाहती है कि हाइपोटोनिक में होता है और हाइपरटोनिक में क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, ओस्मोसिस है बच्चों। टू शो ओस्मोसिस इन प्लांट सेल बाय टेस्टिंग हाउ हाइपरटोनिक and hypertonic environment affect their carrot texture। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा देखिए, what would you suggest for improvement of this experiment। कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छा समझने के लिए आप क्या उसको सुजेशन देंगे। हम कहेंगे कि
मैडम जी पहले दोनों कैरेट का वेट और साइज माप लो, मेजरमेंट कर लो, तभी तो पता चलेगा किसका साइज इंक्रीज हुआ किसका साइज डिक्रीज हुआ। बात समझ में आई? तो इनिशियल जो क्या एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले दोनों कैरेट का पहले बाहर इक्वल साइज की इक्वल वेट की लेनी है दोनों कैरेट, समझेगा सभी को? तो अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मेजर मास लेंथ बिफोर आफ्टर यूज मल्टीपल सेल सैंपल फॉर द रिलायबिलिटी। अब एक दो कैरेट के ऊपर काम नहीं करना है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट 2 से 3 बार करना है, ताकि जो आपके ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई हो उनका मीन आ जाए, एवरेज निकल जाए। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंट कभी नहीं होता अभी एक बार में किया और अपना रिजल्ट लिख दिया, नहीं, एक्सपेरिमेंट कभी नहीं होता, आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है। हो सकता है कोई आपके एक्सपेरिमेंट में गलती होगी आपसे, आप तो गलत है, आपको रिजल्ट बना दोगे, कंक्लूजन गलत आ जाएगा आपका। तीसरा है भाई, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची बट द कैरेट इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम। रबरी का मीनिंग होता है ना, कहते हैं आपको जो मुरझा गई, मान लो कैरेट होती है घरों में रखी रखी ना, कई दिनों बाद मुरझा जाती है, ठीक है। एक होती है बिल्कुल हार्ड है, क्रंची है। बात समझ आई? आप देखो इधर ध्यान दो, जब आपने प्लेन वाटर के अंदर कैरेट को रखा तो प्लेन वाटर में क्या है बच्चों, बाहर वाटर ज्यादा है, बाहर क्या वाटर ज्यादा है, किससे? कैरेट के अंदर वाटर कम है, किससे? कैरेट के अंदर जो वाटर है उससे ज्यादा है, कहां पर है? बाहर है। तो वाटर कहां जाएगा? ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी वाटर किधर जाएगा? कैरेट के अंदर एंटर कर जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कैरेट के अंदर एंटर कर जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा होगा, बाहर नमक घोल दिया हमने पानी के अंदर, तो बाहर तो वाटर क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम। ठीक है, बात समझ में आई? और अंदर वाला वाटर क्या है? ज्यादा है। किसके अंदर वाटर ज्यादा है? कैरेट के अंदर। किसके अंदर ज्यादा है? कैरेट के अंदर। इसके अंदर वाटर ज्यादा है भाई, तब क्या होगा? वाटर अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, तो कैरेट क्या हो जाएगी? पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। उसको क्या बोल रहा है इसने इंग्लिश में? थोड़ा रबरी बन जाती है, जैसे मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इधर ध्यान दो, देखिए क्या स्टेटमेंट है, इंडिकेट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरिया एंड एनिमल सेल। आपको ये ना फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, क्वेश्चन आपका जो है ये मैंने भरे हुए हैं, आपको सिर्फ ये मैटर बताया गया, आपको बताना है बैक्टीरिया के अंदर एनिमल के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पहला देखो, क्रोमोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं बच्चों। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर। किसके अंदर होता है? और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में प्रेजेंट होगा और एनिमल में, इसमें बैक्टीरिया में क्या होगा? एब्सेंट होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट दोनों में एब्सेंट होते हैं। बताओ क्रोमोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं? प्लांट सेल के अंदर होते हैं। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, इधर ध्यान दो। कहता है कैरिड आउट द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ध्यान समझना भाई। टेक 4 peeled potato, half and scoop each one out to make a potato cup। पोटैटो लो, आधा काटो बीच में से, और पोटैटो के अंदर क्या बना दो? स्कूप बना दो, अंदर से भी खाली कर दो। ठीक है, जिसको आपने क्या नाम दिया? पोटैटो कप नाम दिया। क्या नाम दिया? पोटैटो कप। 4 तैयार करने हैं। क्या करने हैं? 4। उसके बाद उनमें से एक को बॉईल कर लेना है। क्या कर लेना है? एक को बॉइलिंग कर देनी है, उबाल लेना पानी में, एक को सिर्फ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? प्लेस ईच ऑफ द पोटैटो कप इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर। और ऐसे रखना है सबके अंदर, सबको। ठीक है, देखो पानी के अंदर रखा, ये पानी के अंदर रखा, ये पानी के अंदर, ये भी पानी के अंदर रखा। ठीक है, समझिएगा सभी को। नाउ सेटअप द एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। कीप कप ए एम्प्टी, ए के अंदर कुछ नहीं डालना, खाली रखना अंदर से। ठीक है, बी के अंदर क्या डालना है? शुगर। ठीक है, बी के अंदर क्या डालना है? शुगर। ऐड 1 टीस्पून शुगर इन कप बी।
सी के अंदर क्या डालना है बच्चों, साल्ट, क्या डालना है, साल्ट। और डी के अंदर भी क्या डालना है आपने, शुगर, 1-2 चम्मच आपने चीनी डाल देनी, शुगर, ठीक है, इसके अंदर डाल देनी है, डी में भी, और बी में और ए में डाल देना, इसमें सी में डाल देना नमक, और एक और रखना खाली, ठीक है। ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप एट लीस्ट 2 आवर्स, 2-3 घंटे तक इसको रख के रखना है, ठीक है। और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसे आपको अपने आंसर एक्सप्लेन करना, देखो, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी, कप बी और सी के अंदर पानी क्यों भर गया। सुनो ध्यान से, इसके अंदर हमने क्या डाला बच्चों, शुगर, और इसके अंदर क्या डाला हमने, साल्ट। तो अंदर तो पानी की अमाउंट कम है, अंदर तो क्या पानी की अमाउंट कम हो गई, जो थी शुगर और साल्ट ने ले ली वो भी, तो बाहर क्या हो गया, पानी की अमाउंट ज्यादा हो गई। तो पानी कहां से जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो वाटर किधर मूव करेगा, कप के अंदर, किधर मूव करेगा, कप के अंदर करेगा। समझ बात सभी को, क्लियर। दूसरा ऑब्जर्वेशन, वाई कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कप ए की जरूरत क्यों पड़ी खाली जब रखना है पानी के अंदर। सुनो ध्यान से, इसी के साथ तो कंपेयर करेंगे हम, कप ए तो सिखा रहा है कि जब तक कंसंट्रेशन बराबर होती है ना, जब तक कंसंट्रेशन क्या होती है, तब तक वाटर मूव नहीं करता, तब तक वाटर मूव नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी। अब यहां पर भी वाटर उतना ही है, यहां पर भी वाटर उतना ही है, तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो आपका कप ए है वही तो बता रहा है, ठीक है ना, वो तो एक्सपेरिमेंट का मेन सोर्स है दिखाने के लिए बच्चों को। भाई देखो, कप ए में पानी नहीं आया, कप बी में और सी में पानी आ गया अंदर, कैसे आया, क्योंकि इसके अंदर तो वाटर क्या था, अंदर भी सेम था बाहर भी सेम था, तो ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं। कप बी में और सी में क्या हुआ, बाहर पानी ज्यादा था, अंदर पानी क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है, बाहर से पानी अंदर आ गया। ये तो आइसोटोनिक है, क्या ये, आइसोटोनिक, ठीक है बेटे, बात समझ में आई। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक को समझने का ये जरूर एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद भाई, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी, ए में तो इसलिए नहीं गया क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन बराबर थी, और डी में क्यों नहीं गया, डी में इसलिए नहीं गया बच्चों क्योंकि हमने इसको क्या किया, बॉयल किया, और बॉयल करने से क्या होता है, जिसके अंदर सेल थे सारे मर गए, डेड हो गए सारे सारे, हमने गर्म कर दिया, और गर्म करके क्या कर दिया, इसके सारे सारे सेल मार दिए। जब सेल ही मार दिए तो ऑस्मोसिस कौन करेगा, सेल ही तो वाटर लेते हैं और सेल ही वाटर छोड़ते हैं, समझ गए। तो उसकी मेम्ब्रेन खत्म हो गई, तो मेम्ब्रेन आपके जो सेल खत्म हो गए, तो उसके अंदर वाटर नहीं जा सकता, इसलिए ए और डी में वाटर नहीं गया। पेपर में कैसे लिख के आएंगे, पेपर में बच्चों ऐसे लिख के आएंगे, सारे मैंने आपके लिए ऑब्जर्वेशन लिख दिए, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने नोटबुक उतारो, अपने नोट्स तैयार करो, और पेपर में चक दो काम, अगर आ जाए तो। नेक्स्ट है भाई, देखिए, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैच द सेल वॉल, इधर ध्यान दो, सेल ऑर्गेनेलिज विद इट्स फंक्शन, कहते हैं इनमें से कौन मैच इनकरेक्ट है। देखो, राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। स्मूथ ईआर लिपिड तो बनाता है, एंड सेलुलोज, सेलुलोज नहीं बनाता बेटे, सेलुलोज नहीं बनाता है। और लाइबोसोम्स क्या होते हैं, डाइजेशन ऑफ द फॉरेन एजेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मीनिंग कौन गलत है, सेकंड, कौन गलत है, सेकंड। तो अपना आंसर क्या आएगा, सेकंड, ठीक है, क्योंकि सेलुलोज कहां बनता है, सेलुलोज बनता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनिशियली, कहां पर बनता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्लियर, प्लांट सेल में, बात समझ में आई। तो स्मूथ ईआर क्या बनाता है, सिर्फ लिपिड बनाता है बच्चों, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट गलत। उसके बाद भाई नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्या दिया आपको नेक्स्ट पार्ट में, देखिए भाई, व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल, कहता है अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर से सारे माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिए जाएं तो क्या होगा, मर जाएगा सेल, क्योंकि एनर्जी तो कौन बनाएगा फिर उनके लिए, एनर्जी बनाने वाला कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी बनाने का सोर्स है। सेल के लिए एनर्जी कौन करता है, क्रिएट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने निकाल दिया, सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं, तो सेल कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो सारे सारे सेल क्या हो जाएंगे,
मर जाएंगे बच्चों, ठीक है, बात समझ में आई। और इंसान भी मर जाएगा अगर सेल ही मर गए तो। नेक्स्ट है भाई, देखिएगा, विच फिनोमिना इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा फिनोमिना है जो ट्यूमर होने से इंसान को बचाता है, रोकता है? उसका नाम है बच्चों एपोप्टोसिस, ठीक है ना, एपोप्टोसिस, ठीक है, क्या है, एपोप्टोसिस। और ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रोग्राम, क्या होती है, ये प्रोग्राम प्रोसेस होती है जो क्या करती है, सेल को मारती रहती है एक लिमिट तक। अगर आपके सेल ग्रो कर रहे हैं तो कब तक ग्रो करेंगे, ये आपका जो प्रोसेस है ये डिसाइड करता है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके सेल ग्रो कर जाएं, रुके ही ना, तो आपको ट्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ट्यूमर। कैंसर क्या होता है, सेल का एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाना, सेल का एक लिमिट से क्या हो जाना, बढ़ जाना बच्चों, ठीक है। तो आपका ये जो प्रोसेस होती है क्या करती है, सेल को डिवाइड जब होते हैं कब तक रोकती है, जब तक उसके नेबरिंग में जो होते हैं ना, कॉन्टेक्ट में नेबरिंग जो सेल होते हैं वहां तक ना पहुंच जाए वो। जब तक सेल वहां तक नहीं पहुंचते तब तक ये रुकती नहीं, चलती रहेगी, सेल बनते रहेंगे। पर जैसे नेबरिंग सेल तक पहुंच जाएंगे अमाउंट में, वहां पर वो रुक जाएगा, उसके बाद नहीं बनेगी। अगर उसके बाद भी बनते जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक गंभीर डिसीज की चपेट में आ गए हैं, जिसका नाम क्या है, कैंसर, ठीक है, ट्यूमर हो गया आपको। नेक्स्ट है भाई, क्या ये प्लांट के अंदर भी होता है, ये पूछा गया। कैन प्लांट ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स, एक्सप्लेन। आपका आंसर आएगा यस, ट्यूमर प्लांट को भी होता है। किसको होता है, प्लांट को भी होता है। बट प्लांट के अंदर क्या होती है बच्चों, सेल वॉल होती है जो उसको ज्यादा फैलने नहीं देती। पर इंसान में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, अगर ट्यूमर्स हो जाए तो फैलता जाता है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। और प्लांट में कौन होता है, सेल वॉल होती है बच्चों, जो क्या करती है, उसको फैलने नहीं देती है, माइग्रेशन नहीं होने देती। माइग्रेशन में मतलब मूवमेंट, ठीक है। और सेल इसके अंदर, प्लांट के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गाल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, गाल्स हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। किससे बनी है बच्चों, प्रोटीन और लिपिड से बनती है सेल मेम्ब्रेन। ये कहता है विच सेल ऑर्गेनेलिज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में अपनी हेल्प करते हैं सेल की। राइट द पाथ ऑफ दीज कंपाउंड फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दीज थ्रू ए लेबल डायग्राम। तो मैंने बड़ा अच्छा आपके लिए डायग्राम बनाया, एक अरेंज किया, ठीक है। ये समझा रहा है आपको कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है। देखो, सेल मेम्ब्रेन बनी है बच्चे प्रोटीन और लिपिड से। किससे बनी है, अब प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है रफ ई आर। कौन बनाता है, आर ई आर। कौन बनाता है, रफ ई आर। ये जो प्रोटीन बनाएगा, ये अपना प्रोटीन किसको ट्रांसफर करता है, गोल्जी अपरेटस को। किसको ट्रांसफर करता है, गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस किसको ट्रांसफर करती है, वेसिल्स को। किसको ट्रांसफर करती है, और वेसिल क्या करता है, उसको फ्यूज कर देता है कहां पर, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। अब बात करते हैं लिपिड कहां से आता है। लिपिड आता है कहां से, स्मूथ ईआर से, एस ई आर से, ठीक है। ये इन्होंने जो लिपिड बनाया कहां पर जाएगा, ये भी गोल्जी के पास जाएगा। गोल्जी किसको देगा, वेसिल को, और वेसिल किसको देगा, सेल मेम्ब्रेन बना देगा। क्लियर, बात समझ में आई। अगर पेपर में तो कैसे लिखेंगे, इधर से तो आप लिखना फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ठीक है, इधर से लिखना फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये इतना अच्छे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। भाई आपका लिपिड कहां से आया, स्मूथ ईआर से आया, उसके बाद कहां पर गया, बॉक्स बनाया, गोल्जी के पास गया, गोल्जी से कहां गया, वेसिल के पास गया, वेसिल से क्या बना, सेल मेम्ब्रेन। दोनों साइड से बनाते हुए लाना ऐसे, ठीक है, क्लियर। हाँ, टाइम नहीं होता ना पेपर में, तो यहां पर ये इन चीजों के बनाने का नंबर नहीं है कि बताने के नंबर है भाई किससे बनेगी, ठीक है बेटे, पाथवे बनाना है सिर्फ, कलरफुल डायग्राम ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वुड हैपन इफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द मिटोटिक्स डिवीजन। तो गैमेट्स जो अपने सेल होते हैं, अगर वो भी मिटोटिक्स डिवीजन से बने तो क्या होगा। सुनिए बात को ध्यान से भाई।
गैमेट्स जो होती है ना, उसकी जो प्रोसेस होती थी, आप याद करो कौन सी होती थी? मियोसिस। कौन सी होती थी? मियोसिस। और मियोसिस क्या करती है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसको हाफ करती है बच्चों। कितने करती है उसको? हाफ। जैसे मान लो 42 है ना, 46 है, तो क्या कर देती है? 23 के पेयर में डिवाइड करती है। ठीक है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल जब बने, उसको 4 बार डिवीजन होता था, याद करो। याद करो, गैमेट्स का क्या होता है? 4 बार डिवीजन होता है। अगर उसका डिवीजन 2 बार करेंगे तो 2 बार डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? क्रोमोसोम सेम रहते हैं। एक के पास से कितने आएंगे? 46। दूसरे के पास से कितने आएंगे? 46। यानी कि उसके पास तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 92। क्या हो जाएंगे? 92। जो क्या है? पॉसिबल नहीं है। दिस वुड लीड टू जेनेटिक इनस्टेबिलिटी। ये आपको जेनेटिक इनस्टेबिलिटी देगा और उस बंदे की बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसके सेल भी किससे टूटने शुरू हो जाए? मिटोटिक प्रोसेस से टूटने शुरू हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? किससे होता है? मिटोसिस से होता है, याद रखना। क्लियर? आइए समझ में। नेक्स्ट करें। लो भाई, स्टेटमेंट बड़ी है, आंसर छोटा है। ये एक केस स्टडी क्वेश्चन एक तरह से। कहते हैं गांव के अंदर फार्मर है। ठीक है, क्या है? एक फार्मर है जिसका नाम क्या? दीपा। वाज वेरी हैप्पी, बड़ी खुश है, विद द हार्वेस्ट ऑफ आंवला एंड लेमन ऑन हर फील्ड फॉर्म। उसने क्या किया? अपने खेत के अंदर आंवला और क्या लगाया? लेमन। ठीक है, बड़ी खुश है और उनकी कटाई भी कर दी, हार्वेस्टिंग कर दी। ठीक है, पर उसके पास जो उसने आंवला लगाया था या लेमन लगाया था, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा थी। जितना उसने अब मंडी के अंदर बेच पाई वो बेच दिया, बाकी उसके पास बच गया। अब वो खराब हो जाता। क्या हो जाता वो? अब दीपा पढ़ी लिखी थी, तो दीपा ने दिमाग लगाया भी क्या करें इनका। दीपा ने क्या किया? आंवला जो बचा हुआ था या लेमन बचा हुआ था, उसका कैंडी, ठीक है, मुरब्बा, अचार, ये बनाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, ये जो होते हैं लंबे टाइम तक खराब नहीं होंगे और मैं इनको दोबारा फिर बेच दूंगी, मेरा प्रॉफिट घटेगा नहीं। अब मान लो हमने कोई खेत में आंवला लगाया और हमारे खेत में आंवला बहुत ज्यादा हो गया पर रिक्वायरमेंट कम थी, बचेगा। अब या तो पड़ोसियों को बांटना पड़ेगा जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो हम लोग क्यों दें? ठीक है ना? सबसे खतरनाक कौन होता है? पड़ोसी। और उनसे खतरनाक कौन होते हैं? रिश्तेदार। इनसे तो बच के रहना चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई। उसके बाद देखिए भाई, हाउ एवर शी कुड सेल ओनली 1/4, उसको एक 1/4 ही बेच पाई वो इन लोकल मार्केट, रिकॉग्नाइजिंग दैट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस मे बी लॉस्ट पोस्ट हार्वेस्ट। अब उसको पता है कि कुछ अब उसका लॉस हो जाएगा। ऐसे तो सी एम्प्लॉय ए ट्रेडिशनल येट साइंटिफिकली साउंड मेथड टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ द आंवला एंड लेमन्स। उसको आंवला को स्टोर करने के लिए, लेमन की जिंदगी बढ़ाने के लिए एक मेथड अपनाया। ठीक है, सीट एंड perishable ये produced into the profitable products such as pickle and sarbat. She used the excess produce to prepare pickles, murabbas and sarbat by adding appropriate amount of salt, sugar, jaggery, गुड़ वगैरह डाला। ठीक है, 2 small pieces of the fruit and their juice. These were then stored in small glass bottle for sale, helping her prevent the wastage of the पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, समझने बाद क्या किया उसने? मुरब्बा बनाया, अचार बनाया, जूस बनाया और उनके अंदर क्या डाले? प्रिजर्वेटिव डाले। प्रिजर्वेटिव क्या डाले? साल्ट, शुगर, जगरी। ठीक है ना? बात समझ में आई? जो हम डालते हैं घरों में, अचार बनाती हैं, यकीन अगले पल का नहीं होता, अचार पूरे साल का डालते हैं घरों में। ठीक है, पूरा साल खाना है। उसका देखिए भाई, नेक्स्ट है भाई, द शिफ्ट फ्रॉम farming to the agro processing would strengthen food security economy, create a sustainable model that cut waste while increasing the her income। उसने दिमाग लगाया अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, लॉस से बचने के लिए। ठीक है, एक साइंटिफिक मॉडल तैयार किया भी आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आंवला अगर बचेगा तो उसको फेंकना ही है, आप उसका अचार बना लो, मुरब्बा बना दो। ठीक है, उसको दोबारा बेच दो बनाकर, और अच्छे रेट में बिकेगा, अच्छी क्वालिटी का बनाओ। तो अब देखो क्या पूछा गया इसके बाद। कहता है विच साइंटिफिक कंसेप्ट
हैज द फार्मर अप्लाइड इन द प्रिवेंशन ऑफ द फार्मिंग या फार्म प्रोड्यूस्ड? कौन सा मेथड यूज किया उसने यहां पर? पता कौन सा किया? कौन सा किया? ओस्मोसिस। कौन सा किया? ओस्मोसिस। जैसे उसके अंदर उसने नमक या शुगर या जगरी पाउडर डालते हैं, उसके अंदर क्या होता है? कंसंट्रेशन अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है, बाहर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बाहर पानी कम हो जाएगा, अंदर पानी आंवले के अंदर ज्यादा रह जाएगा, तो पानी अंदर से बाहर खींच ले जाएगा, तो बैक्टीरिया को पानी नहीं मिलेगा, तो अंदर वाले बैक्टीरिया नहीं बन पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? आंवले के अंदर क्या होता है? वाटर ज्यादा होता है, ठीक है, हमने उसके चारों तरफ क्या लगा दिया? नमक लगा दिया। नमक ने क्या किया? अंदर का पानी खींच लिया, क्योंकि अब पानी बाहर कम हो गया, अंदर से पानी खींचा, तो जो सेल अंदर बन रहे थे, बैक्टीरिया जो सेल बना रहे थे, वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, तो आंवला के अंदर बैक्टीरिया नहीं बनेगा तो आंवला खराब नहीं होगा। तो ये था ओस्मोसिस। क्या था ये? ओस्मोसिस। दूसरा पॉइंट, हाउ डज द एडिशन ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट शुगर क्रिएट एन एनवायरमेंटल द प्रिवेंशन ऑफ द ग्रोथ स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी? अभी तो समझाया मैंने, कैसे बचाएंगे वो? कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो जाती है, पानी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो अंदर से पानी खींच लेंगे, बैक्टीरिया स्पॉइलेज बचाने से स्पॉइलेज नहीं करेगा, खाने को खराब नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तीसरा है भाई, सुजेस्ट ए हेल्दी रेसिपी फॉर दिस काइंड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। आप कोई और ऐसी कोई हेल्दी आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं जिससे आपका खाना अच्छे से बना रहे और क्वालिटी भी अच्छी बने? मैं देना चाहता हूं आपको एक एडवाइस। आप क्या करो, अब शुगर डालते हैं, ये थोड़ा ना रिफाइंड शुगर होती है, ज्यादा आपको नुकसान करती है। एक नेचुरल शुगर होती है जो आपको ज्यादा नुकसान नहीं करती, जैसे हनी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? शहद के अंदर होती है। बात समझे? किसके अंदर होती है? तो आप ना उस शहद वाली शुगर का यूज करो, आंवले को शहद के अंदर डाल दो। किसके अंदर डाल दो? शहद के अंदर डाल दो, ठीक है। एक तो आपका जो है टेस्ट नहीं बिगड़ेगा, आप मीठा खाने से बच जाएंगे, ज्यादा मीठा नहीं खाया आपने, जो भी खाया आपने हनी खाया। हनी का जो मीठा होता है नेचुरल होता है, आपको अच्छा बना के रखेगा बॉडी को आपकी, ठीक है, वो भी एक तरह की बॉडी का टॉनिक है। गुड़ का यूज कर सकते हो जो नेचुरल होता है। आएगा समझ में? क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यू एडर्स इन दिस केस? क्या क्या साइंटिफिक वैल्यू इसके बाद आपको पता चले दीपा के बारे में? इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसको नॉलेज है किसकी? ओस्मोसिस की। किसको नॉलेज है? ओस्मोसिस की, ठीक है। आप बस समझे, अपना जो प्रॉफिट है या इकोनॉमिकल मैनेजमेंट करनी आती है अपनी, आप कोई भी 3-4 वैल्यू इसकी बता सकती हैं। तो देखिए भाई, इसके आंसर जो है मैंने आपके लिए ये लिखे हुए सारे। बात समझ में आई? आपके लिए बनाया मैंने पेज स्पेशल, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर, जो मैंने आपको समझाया सारा इसके अंदर वो लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या यूज किया? ओस्मोसिस किया। क्या यूज किया? ओस्मोसिस किया। दूसरे में क्या है? बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, हाइपरटोनिक बन गया, तो अंदर से पानी खींच लिया, ड्रॉ वाटर आउट, बैक्टीरिया मर गए, अंदर बनेंगे ही नहीं। आंवलों क्या किया? हनी के साथ रखा। किसके साथ रखा? हनी के साथ, ठीक है, और अच्छा बनाने के लिए। वैल्यू बताई, ये वैल्यू है। क्लियर? तो बच्चों ये थे आपके 60 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बच्चों जबरदस्त रहें। थैंक यू।